डियालॉग में आपका स्वागत है। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही मतलब अप्रैल से जून 2025 की जो नतीजे आए हैं उन पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे पास देखिए कई रिपोर्ट्स हैं, लेख हैं, उनसे जानकारी जुटाई है और मकसद यही है कि इन नतीजों के जो मुख्य बिंदु हैं और उनके पीछे की वजह हैं वो समझी जाएं। तो शुरू करते हैं। पहली नजर में जो चीज दिखती है वो है मुनाफे में एक क्या कहते हैं जबरदस्त उछाल। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। जो कंपनी का समय के शुद्ध लाभ है मतलब कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट वो करीब 26,994 करोड़ रहा है। 26,994 करोड़। हाँ, और अगर पिछले साल इसी तिमाही से देखें तो वो आंकड़ा था 15,138 करोड़ रुपए। तो ये करीब आप देखिए 78% की बढ़ोतरी है। 78% जी। और बाजार के जो अनुमान थे मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी ये उससे भी काफी बेहतर है। 78% की बढ़ोतरी, ये तो मतलब बहुत बहुत बड़ी खबर है। लेकिन क्या यही पूरी तस्वीर है या इसमें कुछ और भी है, कोई पेज? हाँ, ये समझना जरूरी है। इस बड़ी उछाल के पीछे एक मुख्य वजह है, वो है एशियन पेंट्स में अपनी हिस्सेदारी बेचने से मिला एक मुश्त लाभ। अच्छा, वन टाइम गेन। हाँ, वन टाइम गेन। और ये रकम करीब 8,924 करोड़ थी। तो अगर हम इस एक मुश्त मुनाफे को मतलब निकाल दें तो भी जो रेकरिंग प्रॉफिट है, नियमित मुनाफा, वो पिछले साल की तुलना में लगभग 25% बढ़ा है। ओके। तो वो अपने आप में एक मजबूत प्रदर्शन है, आसानी कि सिर्फ वन टाइम गेन से ही सब कुछ है। अच्छा, तो ये बारीकी समझना जरूरी था। मतलब उस वन टाइम गेन के बिना भी लगभग 25% की ग्रोथ, वो तो वाकई काफी ठोस है। हाँ। अब कंपनी की जो कुल कमाई है, राजस्व, रेवेन्यू जिसे कहते हैं, हाँ, उस पर आते हैं। वहां क्या स्थिति रही? रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हुई है। समेकित राजस्व कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 5.5% बढ़ा है। 5.5%? हाँ, और ये 2,48,660 करोड़ तक पहुंच गया। और एक और इम्पोर्टेंट मैट्रिक होता है ईबिटा। हाँ, ईबिटा मतलब ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई, वो 36% बढ़कर 58,024 करोड़ रुपए हो गया है। 36%, ये भी काफी बड़ा जंप है। जी हाँ, और इससे कंपनी का जो ईबिटा मार्जिन है वो भी सुधरा है, वो 21.2% पर पहुंच गया। ये काफी अच्छा माना जाता है। मार्जिन में भी सुधार। हाँ ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। कंपनी के जो अलग अलग हिस्से हैं, सेगमेंट्स, उनका प्रदर्शन कैसा रहा? खासकर वो सेगमेंट जो सीधे ग्राहकों से जुड़े हैं, मतलब रिटेल और जियो। हाँ, तो कंज्यूमर बिजनेस ने तो मतलब बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। अच्छा। पहले अगर जियो प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उसका नेट प्रॉफिट 25% बढ़कर 7,110 करोड़ रुपए हो गया। 25% जियो का। हाँ, और ARPU यानी हर ग्राहक से होने वाली औसत कमाई, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, हाँ, ARPU, वो भी बढ़कर 208.8 रुपए हो गया है। और जियो के जो कुल ग्राहक है वो अब करीब 49.8 करोड़, मतलब लगभग 50 करोड़। लगभग 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स। हाँ, और इसमें 20 करोड़ से ज्यादा तो 5G यूजर्स है। अरे वाह, 20 करोड़ 5G यूजर्स, ये तो बहुत तेजी से बढ़ा है आंकड़ा। बिल्कुल, और उनकी जो वो फिक्स्ड वायरलेस सर्विस है जियो एयर फाइबर, हाँ, एयर फाइबर, उसके 74 लाख ग्राहक हो गए हैं। और इसके साथ वो दुनिया की सबसे बड़ी FWS सर्विस बन गई है। 74 लाख, कमाल है। अच्छा, और रिटेल का क्या हाल रहा है? रिलायंस रिटेल, उसने भी अपना दमदार प्रदर्शन जारी रखा है। रेवेन्यू 11.3% बढ़कर 84,171 करोड़ हुआ। और ईबिटा 12.7% बढ़कर 6,381 करोड़ हो गया। और स्टोर लगातार खोल रहे हैं। इस तिमाही में 388 नए स्टोर खोले। 388 नए स्टोर एक तिमाही में? हाँ, तो कुल स्टोर्स की संख्या अब 19,592 हो गई है, करीब 19,500। बाप रे। और उनका जो रजिस्टर्ड कस्टमर बेस है वो भी बढ़कर 35.8 करोड़ तक पहुंच गया है। 35.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर। जी, और एक और दिलचस्प बात, उनके जो FMCG ब्रांड्स हैं जिनको शुरू हुए अभी सिर्फ दूसरा ही साल है, हाँ, उन्होंने भी 11,450 करोड़ की बिक्री कर ली है। वाह, तो मतलब साफ है कि कंज्यूमर बिजनेस तो पूरी रफ्तार से भाग रहा है। बिल्कुल। पर जो दूसरा पहलू है एनर्जी बिजनेस, O2C और ऑयल एंड गैस, वहां क्या तस्वीर बन रही है? वहां पर थोड़ी मिली जुली सी तस्वीर है, जैसा आपने कहा। अच्छा। O2C यानी ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में हुआ ये कि कच्चे तेल की कीमतें थोड़ी कम रहीं और उनका एक प्लान्ड शटडाउन भी था मेंटेनेंस के लिए,
ओके, मेंटेनेंस शटडाउन। हाँ, तो उसकी वजह से रेवेन्यू थोड़ा सा 1.5% घटा। लेकिन घरेलू बाजार में मांग अच्छी रही और जो जियो-बीपी नेटवर्क है उसके जरिए बिक्री बढ़ी, तो मार्जिन बेहतर हुए, जिससे ईबिटडा लगभग 11% बढ़ गया। अरे वाह, मतलब रेवेन्यू कम हुआ लेकिन ईबिटा बढ़ गया। ये तो दिलचस्प है। हाँ, ये मार्जिन इम्प्रूवमेंट की वजह से हुआ। ठीक है, और ऑयल एंड गैस सेगमेंट का क्या? ऑयल एंड गैस सेगमेंट में जो KG-D6 फील्ड है, वहां से गैस उत्पादन में एक नेचुरल गिरावट आई है। अच्छा, प्राकृतिक गिरावट। जैसे जैसे फील्ड पुराना होता है वो होता है, और साथ में गैस की कीमतें भी थोड़ी कम रहीं। तो इस वजह से रेवेन्यू 1.2% और इबिडा 4.1% घटा है। कुछ वन टाइम मेंटेनेंस खर्चे भी थे, उनका भी थोड़ा असर रहा। समझ गया। तो मतलब एक तरफ कंज्यूमर बिजनेस रॉकेट बना हुआ है, दूसरी तरफ एनर्जी में थोड़ी नरमी या मिलाजुला असर। तो इन नतीजों का बाजार पर क्या असर दिखा? निवेशकों ने कैसे रिएक्ट किया? देखिए, रिलायंस का शेयर इस साल वैसे भी बेंचमार्क इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाँ, वो तो है। और नतीजों के बाद भी ये रुझान एक तरह से जारी रहा। कंपनी की मार्केट वैल्यू में करीब $40 बिलियन का इजाफा हुआ इस साल। $40 बिलियन। हाँ, तो ये दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा कंपनी की जो ये विविध व्यवसाय हैं, मतलब डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस, उस पर कायम है। ये नतीजे असल में यही हाईलाइट करते हैं कि कैसे जो कंज्यूमर बिजनेस की मजबूती है वो एनर्जी मार्केट के उतार चढ़ाव को बैलेंस करने में मदद कर रही है। बिल्कुल। तो कुल मिला के अगर सार निकालें तो हेडलाइन प्रॉफिट तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो काफी हद तक वन टाइम गेन की वजह से है। सही। पर जो अंदरूनी कहानी है वो ये कि कोर कंज्यूमर बिजनेस जियो और रिटेल वो बहुत मजबूती से बढ़ रहे हैं, और यही ग्रोथ एनर्जी सेक्टर की जो थोड़ी सुस्ती या चुनौतियां हैं उनको बैलेंस कर रही है। बिल्कुल सही। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि रिलायंस जैसी इतनी बड़ी, इतनी विविध कंपनी कैसे अलग अलग सेक्टर्स और जो ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं उनके बीच संतुलन साधती है। हाँ। और साथ ही ये आज के जो कंज्यूमर ट्रेंड्स हैं, डिजिटल की तरफ झुकाव, रिटेल का विस्तार और एनर्जी मार्केट की जो हकीकत है, दोनों को सामने लाता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात या एक सवाल ये भी उठता है कि जब कंज्यूमर बिजनेस का योगदान इतना अहम होता जा रहा है और लगातार बढ़ रहा है, तो आने वाले सालों में रिलायंस जैसी विशाल कंपनी के अंदर निवेश की प्राथमिकताएं कैसे बदल सकती हैं? मतलब स्ट्रेटेजिक फोकस किधर जा सकता है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।